अरब में 7 साल, भाग संख्या 25। यमन को प्रस्थान और भारतवर्ष को वापसी। खंड पहला। लहज। शेख उस्मान पहुंचने के बाद मैं मोटर के जरिए एक दिन में लहज जा पहुंचा। यह एक बड़ा नगर है। यहाँ का बादशाह फजल बिन अब्दुल करीम है, जो अति उदार, न्यायप्रिय और सज्जन व्यक्ति है। मैं उसके खानदान के सभी मनुष्यों से मिला और सब के सब मुझे बहुत सज्जन प्रतीत हुए। सुल्तान ने मुझे वैदिक धर्म के प्रचार की आज्ञा दे दी। केवल यही नहीं, उसने हिंदुओं के लिए सदैव के लिए मार्ग खोल दिया, जहां वे निधड़क जिस वस्तु की चाहे तिजारत कर सकते हैं। शाह मौसूफ का एक लड़का शहजादा अली तो हर समय मेरे पास ही रहा करता था, क्योंकि उसके मन पर मेरे प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ चुका था। कुरान में लूत जाति के विषय में जो बातें लिखी हुई हैं, वे अब तक अरबों में पाई जाती है। जब कोई सज्जन इनके दोष निकालना चाहता है तो वे निधड़क उत्तर देते हैं कि अल्लाह मियाँ स्वयं कुरान में लिख गए हैं कि बहिश्त में हूरें और गिलमान मिलेंगे। यदि वे यही मिल सकते हैं तो हर्ज क्या है। इन कुप्रथाओं की जिम्मेवारी कुरान शरीफ पर है, जिसमें ऐसी बातें लिखी है। मेरे प्रचार से बादशाह बहुत प्रसन्न था और उसने मुझसे कहा कि सदैव के लिए हमारे शाही स्कूल में हेडमास्टर का काम करूं, परंतु मुझे यमन जाना था, इसलिए 2 सप्ताह तक प्रचार करने के बाद रवाना हो गया। तईज और जुबीद को प्रस्थान। यहाँ से मैं 2 दिन में खंदक और वहाँ से मुआविया जा पहुँचा। यहाँ सुल्तान लईज का राज्य समाप्त होकर यमन की सीमा आरंभ हो जाती है। मैं यहाँ से एक दिन में तईज पहुँच गया। यह एक बड़ा शहर है। इसके चारों ओर फसील बनी हुई है। हमाम यमन की फौज यहाँ रहती है। यहाँ के अल अमीर अर्थात डिप्टी कमिश्नर और आमिल अर्थात तहसीलदार साहिब मुझ पर विशेष कृपालु थे। उन्होंने मुझे वैदिक धर्म के प्रचार की आज्ञा दिला दी। मैंने यहाँ 10 दिन तक प्रचार किया। 3 दिन की यात्रा के बाद मैं जुबीद पहुँच गया। यह एक ऐतिहासिक नगर है। नगर में घुसने के लिए 4 बड़े बड़े किवाड़ हैं। जुबीद विद्वानों का घर है, जहाँ दूर दूर से लड़के शिक्षा पाने के लिए आते हैं। यहाँ कम से कम भी 100 अलीम अर्थात विद्वान हैं, जो अपने अपने घरों में ही अपने लड़कों को पढ़ाते हैं। सारे यमन में और विशेषतया जुबीद में जाड़ों के दिनों में एक बीमारी फैल जाती है, जिससे शायद ही कोई बचता हो। लोगों ने टट्टी के लिए अपने घरों में कुएं के सदृश गड्ढे खोदे हुए हैं। कुओं के मुंह को ऊपर से बंद करके केवल थोड़ा से खुला छोड़ देते हैं और हर रोज उसमें पाखाना फिरते हैं। एक टट्टी जो उनके बाप दादा के जमाने की खुदी है, वह इनसे नहीं भर सकती। फलतः उस कुएं के अंदर से सख्त बदबू निकलती है और यही बीमारी का कारण है। यमन का मलेरिया बुखार प्रसिद्ध है। पानी इतना खराब है कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ लगातार 2 वर्ष तक ठहर गया तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं। ज्वार की रोटी का यहाँ बहुत रिवाज है। सवेरे बाजरे की रोटी या खजूर खाते हैं, दोपहर को भी वही रोटी या चावल। चावल यहाँ पैदा नहीं होता, भारतवर्ष से जाता है, इसलिए इसे केवल धनी लोग ही खा सकते हैं। 1 बोरी चावल 10 रुपए से कम में नहीं मिल सकते। सारे यमन में 4 बजे सायं के बाद कोई खाना नहीं खाता। रात को खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं।
जुबीद में नीला कपड़ा रंगने के कई कारखाने हैं। यहाँ पर सारे यमन का कपड़ा रंगा जाता है। कपड़ा रंगने का कार्य पहले पहले यहाँ भारतीयों ने आरंभ किया था और वे अब तक यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ जितने अरब अल हनूत के नाम से विख्यात हैं, भारतीयों की संतान है। मैंने यहाँ 2 सप्ताह तक प्रचार किया। हुदैदा को प्रस्थान। इसके बाद हुसैनिया बेतल फिकिह से होता हुआ 2 रोज में हुदैदा जा पहुंचा। यह यमन की एक बड़ी बंदरगाह है और लाल समुद्र के तट पर बसी हुई है। यहाँ भारतवर्ष के बोहरे मुसलमान काफी संख्या में तिजारत करते हैं। कुछ हिंदू भी तिजारत करते हैं। 10 रोज तक मैंने यहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया और आर्य समाज स्थापित हो गई। हुदैदा से बैत अल फिकिह, जुबीद, तईज और सनआ के अतिरिक्त कई और बड़े बड़े नगरों में तुर्कों के जमाने के तार घर पाए जाते हैं। तार अभी तक तुर्की भाषा में दी जाती है। यदि तार यमन के किसी नगर में करना हो तो 2 पैसा शब्द की दर से हो सकता है। यहाँ मास्को रूस के लोग भी तिजारत करते हैं। हुदैदा बंदरगाह से उतरते ही पहली काठी उनकी है। इन्होंने हुदैदा से सनआ तक, जहाँ की बादशाह रहता है, टेलीफोन लगवाया हुआ है। क्रमशः